Hello students, welcome to LGI online video classes. Today we'll discuss class 10th geography chapter number 4 agriculture. This is the last topic of this chapter in which we discuss about non-food crops. तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें नॉन फूड क्रॉप्स की तो इसमें हम लोग 4 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती हैं जिसमें रबर, फाइबर, कॉटन एंड जूट। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग रबर की बात करें तो आपको पता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोगों के रीजन में कोई रबर प्लांटेशन नहीं पाया जाता है। जैसे जैसे आप साउथ की तरफ मूव करते जाएंगे तो आपको वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे रबर की प्लांटेशन होती है, रबर की खेती होती है। तो जो रबर है वो हमारी इक्वेटोरियल क्रॉप है। साथ के साथ जैसे हम लोग इक्वेटोरियल रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉइस्ट होना स्टार्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसका जो रिक्वायरमेंट रहता है इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। देखो स्टूडेंट्स की अगर हम देखो इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन की कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है और इवापोरेशन होने की वजह से प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पे मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो ये एक भी चीज़ याद नहीं करनी, केवल आपको वहाँ पे बस ये कंडीशन याद करनी है, इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा इवापोरेशन मतलब ज़्यादा बारिश, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ज़्यादा होता है। और साथ साथ आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जैसे कि अगर हम लोग टायर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, काय के बनते हैं टायर? रबर के बनते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रबर का सबसे बड़ा यूज है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो भी होती है उसमें जो टायर इंडस्ट्री सबसे बड़ा यूज करती है रबर का। और जो आपका मेनली ग्रोन इन तमिलनाडु, तो आपको केवल साउथ के सारे स्टेट लिख देने, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये तो बात थी हम लोगों की रबर प्लांटेशन के बारे में। अगर हम लोग देखो फाइबर की बात करें तो फाइबर में आते हैं कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ग्रोन इन द सॉइल। तो ये सारी की सारी जो 3 चीज़ें ये तो सॉइल में होती है। बाकी का जो सिल्क होता है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, ये हमें सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द cocoons ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। और जो भी हम लोगों को सिल्क मिलती है उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं सेरिकल्चर। साथ साथ अगर हम लोग कॉटन को डिस्कस करें, साथ के साथ जूट को डिस्कस करें, तो कॉटन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कौन सी क्रॉप कहते हैं? खारिफ क्रॉप कहते हैं। और जो हमारी जूट होती है, जूट को भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। चलो हम लोग इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं पहले। तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। देखो स्टूडेंट्स, अगर फ्रॉस्ट होगा, पाला ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जहाँ पे फ्रॉस्ट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सुबह के टाइम पे ड्यू हो जाती है, एटमॉस्फेयर में ओस गिरती है। तो ओस की वजह से जो कॉटन का फूल होगा वो ख़राब हो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉटन की फसल पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो ये केवल ऐसे रीजन में होगा कि जहाँ पे फ्रॉस्ट वगैरह नहीं होता होगा। साथ के साथ जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है वो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कॉटन ग्रोस वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। और कॉटन की जो सबसे अच्छी, जो कहें कि सबसे स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, ये सबसे अच्छा ब्लैक सॉइल पे होता है। एंड मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर, तो देखो जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू में ही ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो डेक्कन प्लेट्यू के रीजन को हम लोग पूरे के पूरे डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे बड़े अमाउंट में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। जैसे आपका महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। अगर वही बात आ जाए जूट की, तो आपको क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यूज में, विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, देन आंसर विल बी जूट। इट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। तो देखो हम लोग पहले ही कह चुके थे या पहले डिस्कस कर चुके थे कि जो जूट होता है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये हमेशा ऐसे रीजन में होता है जहाँ फ्लड लगभग हर साल आती है, फ्लड प्लेन रीजन में।
तो देखो आप दिमाग में देखो थोड़ा सा जोर डालिए। बिहार का रीजन हर साल बाढ़ आती है, झारखंड का रीजन, वेस्ट बंगाल का रीजन, तो आप अभी देखेंगे भी कि ये सबसे ज़्यादा जूट इन्हीं रीजन में होगा। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, तो इसकी ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। साथ के साथ इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रॉप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग घर में देखते हैं जो जूट की बनी होती है, जैसे हम लोग बैग वगैरह यूज करते हैं, गनी बैग्स वगैरह, जो हम लोग की मैट वगैरह, चटाई वगैरह होती हैं, रॉप्स, रस्सी वगैरह होती है, साथ कारपेट्स होते हैं। और जो सबसे बड़ा इसका यूज होता है जूट का, वो होता है हमारी जो हम लोग सैक वगैरह यूज करते हैं, बोरे बनाने में। देखो वही आ गया। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। चलिए, ये तो बात थी हम लोगों की नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स की बात हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर में? क्योंकि आपको हम बता दें कि भारत का जो लगभग 60% पॉपुलेशन है वो कहाँ एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं 60% पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लिविंग लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जिससे जैसे कि कुछ रिफॉर्म्स हुए भी हैं, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, तो कहीं ना कहीं इससे जो एग्रीकल्चर की कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी रिफॉर्म्स होने बाकी हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए कि जैसे सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को कहाँ आ रही थी, फार्मर्स को कहाँ आ रही थी कि उनके पास इन्वेस्टमेंट की समस्या थी। कि जब भी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने जाते तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पैसों की रहती थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि किसानों को गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे वो अपनी क्रॉप जो भी चीज़ें रहती हैं उनको अच्छे से कर पाए। साथ के साथ किसान के एक्सीडेंट के लिए, अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इनकेस उसकी सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने प्रोविज़न किया है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पैस। साथ के साथ आपको पता है कि गवर्नमेंट अब लगभग हर रोज़ वेदर बुलेटिन या एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स टीवी पे चला रही, जिसकी वजह से लोगों को, या रेडियो पे आते हैं तो उसकी वजह से लोग वेदर के बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो जिसकी वजह से जो आपने देखा होगा एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से लोगों की फसलें ख़राब हो जाती हैं, या कई बार मौसम, जैसे इस बार बारिश कम होने वाली है तो पहले लोगों को चेतावनी दे दी जाती है कि वो ऐसी फसलें करें जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, क्योंकि बारिश इस बार अच्छी होने वाली नहीं है या बारिश ज़्यादा होने वाली है। उनको ऐसे पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी गई, तो किसानों को ये हिदायत दी जाती है कि वो ऐसी फसलें ग्रो करें जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनकी फसलें ख़राब नहीं होगी, उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा और उनको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब भी कोई भी क्रॉप सीजन आता है, क्रॉपिंग सीजन आता है, तो उससे पहले गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करता है। कभी आपने सोचा क्यों करता है? कि जिसकी वजह से किसानों को सिक्योरिटी हो जाए कि अगर मार्केट प्राइस कम भी रहा तब भी गवर्नमेंट उनके प्रोडक्शन को कम से कम इतने दामों पे खरीदेगी। तो इससे लोगों को एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को एनहांस कर देते हैं। साथ के साथ अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट पढ़ें तो 2010 और 2011 के डाटा के अनुसार जो लगभग 52% इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी भी फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने में एक बहुत बड़ा सेक्टर जो लगभग आज भी 52% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए, लेकिन जो इसका शेयर है जीडीपी में वो थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा शेयर जीडीपी में होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो अराउंड 51% होता था। लेकिन अगर हम लोग आज की बात करें जीडीपी में, तो आज जो हम लोगों की जीडीपी आती है वो लगभग आती है 17.1% के आसपास होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। साथ साथ जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट ETC आर a few of the initiative introduced by the government to improve Indian agriculture। तो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चलाई हैं,
जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का खोला जाना, वेटरनरी सर्विस का प्रोवाइड किया जाना, एनुअल ब्रीडिंग सेंटर के खोले जाना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो किसान के जो स्टैंडर्ड है, जो उसकी कंडीशन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होगी, और जो भी आपको डाउट्स आए हों, उम्मीद है कि डाउट्स नहीं आए होंगे। अगर आपको डाउट्स आए हैं तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।